हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षा इंस्टीट्यूट में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशन। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है और मैंने आपको ये बताया था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था टाइप ऑफ रिलेशन। तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा रहा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने आपको 3 टाइप पढ़ा दिए थे। मैंने आपको वर्ड रिलेशन बता दिया था और इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन बता दिया था और आइडेंटिटी रिलेशन बता दिया था। अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला जो टाइप है, टाइप नंबर 4, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन में बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ ओनली। तो रिफ्लेक्सिव भी कुछ उसी तरीके से होता है, लेकिन यहां पर इटसेल्फ ओनली नहीं आता है, यहां पर आता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू इटसेल्फ। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इफ रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए then R is a reflexive relation if each element of A या फिर set A relates to itself। यहां पर ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या करना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। अब वो किसी और के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा, इससे हमें यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिफ्लेक्सिव सिर्फ इतना कह रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिलेट करेगा? खुद के साथ करेगा। बाकियों के साथ वो कर ले तो अच्छा है और नहीं कर ले तो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ए कोई एक सेट लिया, लेट ए बी सी, तो एक रिलेशन हमें R1 दे रखा है, उसमें ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी आ गया। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ रिलेट कर रहा है। ए के साथ कर रहा है, बी बी के साथ और सी सी के साथ। और ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी ये कंडीशन कह रहा है। एक दूसरा रिलेशन हमने R2 लिया, इसमें हमने लिखा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, और एक टर्म हमने यहां पे बढ़ा दिया ए कॉमा बी। अब वो कह रहा है क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू इटसेल्फ। अब यहां पर ए जो है वो ए के साथ रिलेट कर रहा है, ए कॉमा ए आ रहा है, बी बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी कॉमा बी आ रहा है, सी सी के साथ रिलेट कर रहा है तो सी कॉमा सी आ रहा है। अब इसके बाद अगर ए बी से भी रिलेट कर रहा है तो उससे हमें यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम डेफिनेशन दें तो इफ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई भी एलिमेंट ए में आ रहा है, सेट ए में, तो ए कॉमा ए किस में आएगा? आर में आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अगले टाइप की तरफ चलते हैं कि अगला टाइप क्या होगा। टाइप 4 मैंने आपको पढ़ा दिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है टाइप नंबर 5, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं जहां पर अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आएगा। हम ये लिख सकते हैं कि इफ रिलेशन आर is symmetric, then if a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R। इतनी बात आप सबको समझ में आई। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? जब रिलेशन R में a कॉमा b आएगा तो b कॉमा a भी आना चाहिए। यहां पर वो खुद से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उस बात का कोई मतलब नहीं है, ना हम उसे चेक करते। हम तो सिर्फ इतना सा चेक करते हैं कि अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आएगा, बस। अगर बी कॉमा ए आ रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। एक एग्जांपल से आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। जैसे हमने एक रिलेशन लिया आर
आर रिलेशन में हमने लिख दिया 1,2, 2,3, 3,2, 2,1, 4,4। अब हमने देखा कि 1,2 का उल्टा 2,1 है, 1,2 का उल्टा 2,1 है, 2,3 का 3,2 है, 3,2 का ये है, 2,1 का 1,2 हो गया, 4,4 का तो वो हो ही गया। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम R1, उसमें मैंने लिख दिया 1,1, 2,2 और 1,2। अब उसने कहा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, बताओ आप। तो 1,1 का उल्टा 1,1 है, 2,2 का उल्टा है, 1,2 का नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर 1,2 बिलोंग्स टू R1 बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R1। 1,2 तो R1 में आ रहा है लेकिन 2,1 R1 में नहीं आ रहा है। अब 1,2 आ रहा है लेकिन 2,1 नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन कैसा हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। सो रिलेशन R1 इज नॉट सिमेट्रिक। ये बात यहां पे खत्म हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर ए कॉमा भी किसी रिलेशन में आ रहा है तो बी कॉमा ए भी उसी में आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, अगले टाइप की तरफ चलते हैं हम। टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप नंबर 6 है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन हमसे कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव, आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये कह रहा है कि इफ अ रिलेशन आर on set A is transitive if and only if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R then A comma C belongs to R। इतनी बात आपको समझ में आई। वो यहां से हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऑर्डर पेयर है A कॉमा B, वो R में आ रहा है, B यहां से खत्म हो रहा है, अगला वाला B से चालू हो रहा है ऑर्डर पेयर, बी कॉमा सी आर में आ रहा है, तो बी से बी वाले हट जाएंगे और ए कॉमा सी भी किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ए कॉमा बी आर में आ रहा है, इसके साथ बी कॉमा सी भी आर में आ रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर में आएगा। अगर ए कॉमा सी आर में आएगा तो रिलेशन को हम बोल देंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। कितनी बात समझ में आ गई। एंड लग रहा है, एंड का मतलब है कि दोनों आना जरूरी है, कि ए कॉमा बी भी आना चाहिए और बी कॉमा सी भी आना चाहिए। अगर ये दोनों आएंगे तो ए कॉमा सी किस में आएगा, उस रिलेशन में आएगा। हम ये चेक करेंगे। अगर ए कॉमा सी हमें मिल जाता है तो हम लिख देंगे द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बस यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे हर ऑर्डर पेयर के लिए आपको ये चेक करना है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर पेयर के ग्रुप के लिए आपको ये मिल गया तो आप लिख देंगे ट्रांजिटिव, नहीं। उस रिलेशन में जितने भी ऐसे ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहे होंगे जो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी वाली फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, सबके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबके लिए हमें ए कॉमा सी चेक करना पड़ेगा। अगर सबके लिए ए कॉमा सी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लिख देंगे कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक रिलेशन आर, हमने यहाँ पर लिखा ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी। अब उसने पूछा क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी ये वाली कंडीशन तो सही हो गई कि ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है, तो यहाँ से ए सी आ रहा है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन आपको इसके साथ और भी ऑर्डर पेयर चेक करने हैं। क्या और कोई ऑर्डर पेयर तो नहीं बनना, जैसे ए और बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला तो यही था। अब हमने दूसरा लिया बी और सी, क्या सी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है, नहीं है। इसके लिए तो कोई ऑर्डर पेयर फॉर्म ही नहीं हो सकता। थर्ड लिया हमने ए और सी, ए से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर है, नहीं है। यानी एक ही जो ऑर्डर पेयर का ग्रुप है उस कंडीशन को बना रहा था कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। उसके लिए हमने चेक कर लिया कि ए कॉमा सी इसमें आ रहा है। अब आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो रिलेशन आर इज
ट्रांजिटिव। सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई कि हमने ये पढ़ लिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि ईच एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ। अब यहाँ पर वो और किसी से रिलेट करे तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना करे तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो ये देखना है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी अगर सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं तो हम लिख देंगे कि रिलेशन जो है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपको बताया कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में आ रहा होता है तो उसके लिए बी कॉमा ए भी आर में आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। उसके बाद हम अगले रिलेशन पे गए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने देखा कि ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए कॉमा बी आ रहा है और बी कॉमा सी आ रहा है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन आर में आएगा। अगर ऐसा हो पा रहा है तो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आपका आ रहा है वो आ रहा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को हम बोलते हैं कि इफ रिलेशन आर is anti-symmetric, then if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R, if and only if a equals to b। जैसा कि सिमेट्रिक में आपने पढ़ा था, तो सिमेट्रिक में आपने ये पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता था जब ए कॉमा बी आर में आ रहा था तो हम चेक करते थे कि बी कॉमा ए आर में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब एंटी सिमेट्रिक वो ये कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों आर में आ रहे हैं तो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक तभी होगा जब ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए आ गया, सिमेट्रिक तो हो गया। अब बात आ रही है एंटी सिमेट्रिक की, तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ए बी के इक्वल है या नहीं है। यानी अगर ए बी के इक्वल है तो रिलेशन कैसा माना जाएगा, एंटी सिमेट्रिक माना जाएगा, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा अगर ए बी के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर किसी रिलेशन में ऐसा होता है कि आपको नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन आर इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। वो ये कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी आर में आ रहा है लेकिन बी कॉमा ए आर में आ ही नहीं रहा तो वो सिमेट्रिक तो होगा नहीं। अब क्या वो एंटी सिमेट्रिक होगा, हाँ, वो उसे हम एंटी सिमेट्रिक मान के चलेंगे, क्योंकि यहां पर एंटी सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन आ रही है वो ये आ रही है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल्स टू बी। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, then we cannot check A equals to B or not. If this condition is not held, then we say the relation R is also called anti-symmetric relation. इतनी बात आपको समझ में आ गई कि A कॉमा B तो R में आ रहा है लेकिन B कॉमा A आ ही नहीं आ रहा। अब जब B कॉमा A आ ही नहीं रहा तो ये कंडीशन पूरी बनी नहीं रही। जब कंडीशन पूरी बनी नहीं रही तो हम ये चेक ही नहीं कर सकते कि A B के बराबर है या नहीं है। अब जब चेक नहीं कर सकते तो हम उसको गलत बोल ही नहीं सकते, तो हम क्या मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो रिलेशन हमें दिया है वो कैसा है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया कि रिलेशन के टाइप में मैंने आपको पढ़ा दिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आपका ट्रांजिटिव बता दिया। अब एक लास्ट रिलेशन रह गया है, वो रह गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात आती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया टाइप्स ऑफ रिलेशन में, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ड रिलेशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया यूनिवर्सल रिलेशन, फिर मैंने आपको पढ़ाया आइडेंटिटी रिलेशन। अब एक बात थी कि वो हमने कल पढ़ लिया था, तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि वर्ड रिलेशन वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। यूनिवर्सल में ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट करता है। अब
यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि हमने ये पढ़ा था कि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट करता है, खुद से रिलेट करता है। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन आपका होता है, जो आइडेंटिटी रिलेशन आपका होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाली बात आपको नोट करके लिखनी पड़ेगी कि जब आप नोट करेंगे तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है काफी, कि आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई एक सेट ए है तो ए बी सी उसमें एलिमेंट है, तो ए कॉमा ए बी सी आएंगे। जब ए कॉमा ए बी सी आएंगे तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, ए कॉमा ए का उल्टा ए कॉमा ए होगा, इसी तरीके से वो सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव में क्या है कि ए कॉमा ए आ रहा है तो अगला वाला जो ऑर्डर पेयर है वो फॉर्म ही नहीं हो रहा, या फिर हम उसे ए और ए से रिलेट कर देंगे तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है। इसी तरीके से दूसरा नोट ये आता है कि यूनिवर्सल रिलेशन, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि उसमें ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन हमें मिलता है वो ही रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। अभी हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा था। तो आपसे कोई ये पूछेगा कि ऐसे रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं और हमेशा होंगे, तो आप दो रिलेशन का नाम ले दोगे। एक तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। वाइस वर्सा ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजिटिव रिलेशन आइडेंटिटी हो। इसी तरीके से जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक लास्ट टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक लास्ट आपका रिलेशन रह गया है, मैंने आपको सारे टाइप्स रिलेशन के पढ़ा दिए हैं। लास्ट टाइप का जो रिलेशन रह गया है वो रह गया है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। यानी कोई भी रिलेशन आर अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को हम बोल देंगे कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इफ, या फिर अ रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज, पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव, दूसरा पॉइंट सिमेट्रिक और तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिव। इसके आगे हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब है डेट इज इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब डेट इज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। थर्ड, इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R then a comma c also belongs to R। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों के लिए हमने डेफिनेशन लिख दी कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? वो तब होता है जब कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा होता है और ए कॉमा ए किस में आ जाता है? आर में आ जाता है। दूसरी कंडीशन हमने लिखी कि सिमेट्रिक कब होता है? तो सिमेट्रिक कब होता है? जब ए कॉमा बी आर में आए और बी कॉमा ए भी आर में आ जाए। फिर हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव कब होता है? तो ट्रांजिटिव कब होता है? जब ए कॉमा बी आर में आए और बी कॉमा सी आर में आए और ए कॉमा सी भी किस में आ जाए? आर में आ जाए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, यानी कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो हम बोल देते हैं कि वो रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। अब टाइप ऑफ रिलेशन तो हमने पढ़ लिए, अब इनको यूज कैसे करते हैं, इन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको आपको आइडिया लग जाएगा
कि पेपर में हम कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर टाइप के एक एक क्वेश्चन करा दूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे रिलेशन के को। बहुत ही आप ये मानिएगा कि आसान चैप्टर होता है और इसके क्वेश्चन करना बहुत ही इजी होता है। पर क्वेश्चन करने से पहले आपको पूरी थ्योरी आनी चाहिए। तो थ्योरी हमने 2 क्लासों में पढ़ ली है, आपको वो दोनों क्लासें रिलेशन की लेनी है और एक एक पॉइंट आपको ढंग से पढ़ना है। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जैसा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा है फाइंड which relation is reflexive, comma symmetric and transitive from given relations। यहाँ पे हमें कुछ रिलेशन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि उसमें से कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं, कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक हैं और कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव हैं। तो पहला रिलेशन जो R1 दे रखा है वो दे रखा है A, A, B, A, C, B, 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 C, C, A, C, B और C, C। दूसरा रिलेशन जो आपको R2 दे रखा है वो दे रखा है A, B, B, A, C और C, A। तीसरा रिलेशन जो R3 आपको दे रखा है वो A, B, B, C और C, A। डिफाइन ऑन सेट A, B, C। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक सेट है ABC, उस पर रिलेशन डिफाइंड है R1, R2 और R3। अब हमें ये बताना है कि R1, R2, R3 में से कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 को चेक करते हैं। सॉल्यूशन में हमने R1 देखा। अब R1 के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए हमें पता है कि अगर वो A पर डिफाइन है तो उसमें A, B, C आ रहा है, तो उसमें A, B, B और C, C आना चाहिए। अब R1 में देखेंगे हम A आ रहा है, B, B भी आ रहा है और C भी आ रहा है, यानी तीनों आ रहे हैं। तो R1 कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव तो हो गया। R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। अब R1 के लिए हम चेक करेंगे सिमेट्रिक की, कि R1 सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखिए आप A, A का उल्टा A, ही होगा। A, B का उल्टा हो जाएगा B, A। तो यहाँ पर B, A मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी B, A नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर A, B belongs to R1 but B, A not belongs to R1. So relation is not symmetric. तो रिलेशन कैसा नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। अब आप ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी के लिए हर ऑर्डर पेयर फॉर्म होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि जैसे A, A है, तो इससे A, B से आप मिलाएंगे तो A, B मिलेगा। A, B है। इस वाले A, से A, C करेंगे तो A, C मिलेगा, वो है। और कोई A से चालू नहीं हो रहा है। अगले ऑर्डर पेयर के लिए A, B, B से स्टार्ट होने वाला B, B मिलेगा, A, B है। फिर A, B से B, C आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म करा तो A, C भी है। अब B से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। आगे बढ़े आप A, C से स्टार्ट होने वाला ये है, तो A, C, C, A, तो A, A मिल जाएगा। अगेन A, C और C, B, तो A, B मिलेगा, वो भी है। A, C और C, C, तो यहाँ से A, C मिलेगा, वो भी है। यानी यहाँ तक के तो ऑर्डर पेयर सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे बढ़े आप B, B, यहाँ से आ गया BC, तो BC है ही। फिर आगे बढ़े, B से स्टार्ट होने वाला नहीं है। अब आप यहाँ पे BC आया और CA आया, लेकिन BA मिला, फिर BA है ही नहीं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर, आप दोबारा से लिखेंगे B, C belongs to R1 and C, A belongs to R1 but B, A not belongs to R1. So relation is not transitive. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ पर ये चेक कर लिया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि R1 एक रिलेशन दे रखा था, हमें ये बताना था कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर ये A पर ABC पर डिफाइन है तो हमने चेक करा A, B, B, C, C है, वो तीनों था तो रिफ्लेक्सिव हो गया।
अब सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें जब भी चेक करना होता है तो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है, और हमें एक ऐसा अगर गलत प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल देना है, यानी एक ऐसा उसमें ऑर्डर पेयर छांट कर देना है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि ए कोमा बी आ रहा था लेकिन बी कोमा ए नहीं आ रहा था, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हमने ट्रांजिटिव के लिए चेक करा। ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा कि बी कोमा सी था, सी कोमा ए था, लेकिन बी कोमा ए नहीं था। अगर बी कोमा ए नहीं था तो ये रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब आपको ये नहीं दिखाना है कि ये ऑर्डर पेयर के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, अगर इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा था तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव वो तब होगा जब हर एक ऑर्डर पेयर के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी किसी भी चीज को हमें सही प्रूफ करना होगा तो सबके लिए करना होगा, और गलत प्रूफ अगर हमें करना है तो सिर्फ एक एग्जांपल देना पड़ेगा जो एग्जांपल उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो हम उससे लिख सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आपको R1 वाला समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पर चलते हैं, R2 पर। R2 में हमें यहाँ पे दे रखा है, R2 में हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो ऑर्डर पेयर R2 के अंदर आ रहे हैं वो आ रहे हैं A कोमा बी, बी कोमा ए कोमा सी और सी कोमा ए। तो R2 अगर हम चेक करेंगे सॉल्यूशन में, R2 हमने लिया तो R2 में A कोमा ए तो आ ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू R2, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। अब बाकी के लिए चेक करेंगे, आप सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो ए कोमा बी का उल्टा बी कोमा ए है, बी कोमा ए का उल्टा ए कोमा बी है। ऐसे ही ए कोमा सी का उल्टा सी कोमा ए है और सी कोमा ए का उल्टा ए कोमा सी है। तो हम लिख देंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक तो है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिएगा कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू R2, बट ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू R2। यहाँ पर ए कोमा बी आ रहा है और बी कोमा ए आ रहा है, लेकिन ए कोमा ए नहीं आ रहा है। जब ए कोमा ए नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी हमें यह समझ में आ गया कि जो R1 रिलेशन है वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है और R2 रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये दो पार्ट हो गए आपके। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। लास्ट पार्ट जो है इसका R3। अब R3 में हम चेक करेंगे, सेम हमें वही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, अब हमने R3 लिया। R3 में हमें दिया हुआ है ए कोमा बी, बी कोमा सी और सी कोमा ए। अब इसको आप चेक करेंगे तो इसमें ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी तो आ ही नहीं रहा, तो हम लिख देंगे कि R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन भी आप दे सकते हैं, ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू R3। अब आप सिमेट्रिक चेक करेंगे तो ए कोमा बी तो है लेकिन बी कोमा ए नहीं है, तो आप लिख देंगे R3 इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन आप दे सकते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R3 बट बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू R3। अब आप ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ए कोमा बी आ रहा है, बी कोमा सी आ रहा है, लेकिन ए कोमा सी नहीं आ रहा है, तो आप लिखेंगे R3 इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन क्या देंगे? A comma B belongs to R3 and B comma C belongs to R3 but A comma C not belongs to R3। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि A comma B आ रहा है और B comma C आ रहा है, लेकिन A comma C नहीं आ रहा है, A comma C नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि R1, R2, R3 में से कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो आप इसका आंसर लिख देंगे कि R1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। और R3 नाइदर, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, नाइदर ऑल आ जाएगा इसमें। तो ये आपका एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, R1, R2, R3 रिलेशन दे दिए जाएंगे। अब उससे पूछेगा कि हमें ये बताइए कि इसमें से कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं, कौन कौन से सिमेट्रिक हैं और कौन कौन से ट्रांजिटिव हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो एक तो ये हो गया कि हमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे दिया जाएगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चनों में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया जाए रिलेशन। अब लैंग्वेज की फॉर्म में दिया जाएगा तो हम कैसे उसे करेंगे? जैसे हमें यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन मान लिया कि हमें एक रिलेशन R है और R में हमें दिया गया है कि A कॉमा B आएगा। कब आएगा? जब 1 + AB > 0 होगा। और यहाँ पर हमें दे दिया कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R। इतनी बात आपको समझ में आ गई। R1 एक रिलेशन मान लीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि R1 एक रिलेशन है
R1 रिलेशन में ऑर्डर पेयर A कॉमा बी आ रहा है। A कॉमा बी कब आ रहा है? जब 1 प्लस ए बी की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। 1 प्लस ए बी की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी आ गई? 0 से बड़ी आ गई। और A और B यहाँ पर किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि फाइंड रिलेशन R1 इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि हमें ये फाइंड करना है कि जो रिलेशन R1 है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसमें से क्या क्या ये है। तो सॉल्यूशन लेंगे हम। अब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो A है और B है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, हमने मान लिया कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R रियल। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। अब A कॉमा A बिलोंग्स टू R के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस A इंटू ए। अब 1 प्लस A इंटू ए होगा तो ये 1 प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस A स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि A बिलोंग्स टू R है तो A स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी हो जाएगी और 1 प्लस A स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस A स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा किससे बड़ी आएगी? 0 से बड़ी आएगी। अगर 0 से बड़ी आएगी इसका मतलब सो A कॉमा A बिलोंग्स टू R1। A कॉमा A किस में आ जाएगा? R1 में आ जाएगा। अब A कॉमा A R1 में आ गया तो रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक। अब देखिए हमने सिमेट्रिक चेक करा। सिमेट्रिक के लिए मतलब है कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 है तो B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 होना चाहिए। इसके लिए तो एक ही कंडीशन आ रही है कि अगर A कॉमा B R1 में आ रहा है तो आपको ये करके दिखाना है कि B कॉमा A भी R1 में आएगा। तो आपने लिखा इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R1, इसका मतलब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो आप लिख सकते हो कि 1 प्लस बी ए बी कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं था क्वेश्चन में, हटा देना। तो 1 प्लस ए बी जो होता वो ग्रेटर देन 0 था तो 1 प्लस बी ए बी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए बी किसके बराबर होता है? बी ए के इक्वल होता है। मल्टीप्लीकेशन कम्युनिकेटिव होता है तो ए बी लिखो या बी ए लिखो। तो यहाँ से आ गया कि B कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। अब B कॉमा ए R1 में आ गया तो इसका मतलब हो गया कि सो रिलेशन R1 इज सिमेट्रिक। तो जो रिलेशन R1 है वो कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब हम थर्ड चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? ट्रांजिटिव में क्या होता था कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R1। यानी सभी ऑर्डर पेयर के लिए A कॉमा B अगर R1 में आ रहा है, B कॉमा C R1 में आ रहा है तो A कॉमा C भी R1 में आना चाहिए। अगर ये सबके लिए सेटिस्फाई करेगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। अब सबके लिए ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा ये आप कैसे चेक करेंगे? वैल्यू पुट के आप चेक कर सकते हैं कि A और B और C की कोई वैल्यू मान लीजिए और यहाँ पे पुट करके देखिए। तो अगर सबके लिए करेगा तो आप वो फॉर्मूले वाइज प्रूफ कर सकते हैं और अदरवाइज गलत प्रूफ करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल ऐसा सोचना पड़ेगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि A की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया, B की वैल्यू को 1/2 मान लिया और C की वैल्यू को मैंने -1 मान लिया। A की वैल्यू को मैं 1 लेके चला, B की वैल्यू को 1/2 और C की वैल्यू को -1। अब मैंने सबसे पहले A कॉमा B चेक करा। A कॉमा B का मतलब हुआ 1 कॉमा 1/2। तो 1 प्लस 1 इंटू 1/2 ये आपका आ गया 1/2 प्लस 1 3/2 ग्रेटर देन 0। अब ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 कॉमा 1/2 किस में आ रहा है? R1 में आ रहा है। अब मैंने B कॉमा C चेक करा तो 1/2 कॉमा -1 तो 1 प्लस 1/2 इंटू -1 ये आपका आ गया 1/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि 1/2 कॉमा -1 भी किस में आ गया? R1 में आ गया। अब A कॉमा B और B कॉमा C दोनों आ गए। अब हम A कॉमा C चेक करते हैं
तो a कॉमा सी का हमारे पास आ जाएगा 1 कॉमा -1, तो 1 प्लस 1 इंटू -1, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 से तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लग नहीं रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 कॉमा -1 नॉट बिलोंग्स टू R1, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जब भी सही प्रूफ करना होगा, जैसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में हमें सही प्रूफ करना था, तो हमने उसको क्या करा, थ्योरेटिकली प्रूफ करा। मैंने आपको ये करके दिखाया पूरा कि हम कैसे प्रूफ करते हैं। और जब भी हमें गलत प्रूफ करना होगा तो हमें उसके लिए एक एग्जांपल देना जरूरी है। यानी जब भी हम गलत लिखेंगे तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल देना जरूरी है कि इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वहां से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कि ये सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है पर पर्टिकुलर इसके लिए नहीं कर रहा है। तो अगर इसके लिए नहीं कर रहा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि हमेशा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इस वैल्यू के लिए नहीं है, इसलिए रिलेशन कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसका। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि हमने मान लिया क्वेश्चन में कि रिलेशन आर, इसमें L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L1, L2 बिलोंग्स टू स्ट्रेट लाइन्स। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आर एक रिलेशन है, इसमें ऑर्डर पेयर L1, L2 आ रहा है। अब L1, L2 तभी आएगा जब लाइन L1 किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, लाइन L2 के परपेंडिकुलर हो जाएगी, और L1, L2 स्ट्रेट लाइन से बिलोंग कर रही हैं। यहाँ पर भी हमें सेम चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव जब हमने चेक करा तो हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन मतलब कि L1 खुद के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने मान लिया कि L1 बिलोंग कर रहा है लाइन L से, L को हमने स्ट्रेट लाइन का एक मान लिया। ठीक, अब L1 परपेंडिकुलर टू L1, L1 परपेंडिकुलर टू L1, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो कभी भी हो ही नहीं सकती है। तो L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L1 आ जाएगा। सो L1, L1 नॉट बिलोंग्स टू R आ जाएगा। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो कभी हो ही नहीं सकती है। अब अगला हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। अब जब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे तो हम ये मानेंगे कि L1, L2 बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि L1, L2 जो है R में आ रहे हैं। अगर ऐसा आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन L1 परपेंडिकुलर टू L2। अब L1 परपेंडिकुलर तो L2 के, हम ये भी लिख सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के, क्योंकि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर, इसका मतलब L1 और L2 में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम L2 परपेंडिकुलर टू L1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आ गया कि L2, L1 बिलोंग्स टू R, ये आ गया। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, वो सिमेट्रिक। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अब अगला हमने चेक करा, हमने ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव अगर हम चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए आ गया कि L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो हमें चेक करना है L1, L3 बिलोंग्स टू R है या नहीं है। अब L1, L2 बिलोंग्स टू R है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा हमने लिखा कि L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि L2 परपेंडिकुलर टू L3, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब लाइन L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, लाइन L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वो फर्स्ट एंड सेकंड, L1 पैरेलल टू L3, क्योंकि जो लाइन L2 है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और लाइन L2 L3 के परपेंडिकुलर है। अब लाइन L2 जब दोनों की परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लाइनें कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई, इसका मतलब L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L2, तो L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू R। अब ये R में नहीं आ रहा, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ये रिलेशन सिर्फ कैसा था, सिमेट्रिक था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा होगा कि रिलेशन के क्वेश्चंस करना बहुत ही ईजी होता है। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो आपको इन्हें करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो अभी हम इसके और भी क्वेश्चंस आगे चल के डिस्कस करेंगे रिलेशन के। तो यहाँ तक आपने जितना ही पढ़ लिया है, थ्योरी आप ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।